Hello friends, welcome to Biomentors classes online. I am Dr. Gitendra Singh. The topic for today is genetics. ऑलरेडी जेनेटिक्स में हम देख चुके हैं कि मेंडल ने क्या काम किए थे। हमने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या होता है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है। यह भी देखा हमने कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था, कोडोमिनेंस क्या था, मल्टीपल एलिलिज्म क्या था, ठीक है। काफी सारे कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। हमने कई सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व किए, हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, किस तरीके के क्वेश्चन मेंडलिस के ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी जो अगला हिस्सा हमें पढ़ना है जेनेटिक्स में वो है लिंकेज, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनो, ठीक है, कई ऐसे हिस्से हैं बेटा जिनको हमें आगे कवर करना है। पहले हम जेनेटिक्स में आपको जो है वो कुछ चीजें जो बियॉन्ड एनसीईआरटी जाकर पढ़नी पड़ेंगी, जैसे कि आपको जो है कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है, प्लेयोट्रॉफी की बात करें हम, ठीक है ना, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करें। हालांकि एनसीईआरटी में एड ऑन पिछले हिस्सों में जो है वो मेंशन किया हुआ है वो भी हम कवर करेंगे, लेकिन पहले हमारा जो चैप्टर है उसके सीक्वेंस के अनुसार हम चीजों को खत्म करते हैं और फिर हम जेनेटिक्स में एक या दो एक्स्ट्रा लेक्चर में जो है वो बाकी सब चीजों को हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चिंता नहीं करना बेटा, सारे क्वेश्चन आपसे जेनेटिक्स के बनेंगे, ठीक है ना। एंड आई एम श्योर यू विल बी द मास्टर इन जेनेटिक्स, ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स, ठीक। चलो अब एक बात बड़ी सी और है बेटा कि जब हम बात करते हैं मेंडलिज्म की, तो मेंडलिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास आते हैं निकलकर तीन नियम, ठीक। We have three laws of inheritance. One is the law of dominance, another is the second is the law of segregation, third is the law of independent assortment, ठीक है। अब एक चीज और, कई बच्चे अलग अलग रेफरेंस बुक का यूज कर रहे हैं, कुछ ट्रूमेंस की बुक का यूज कर रहे हैं। अब ट्रूमेंस की बुक में उन्होंने मेंडल के जो है वो 4 नियम लिखे हैं, किसी बुक में जो है वो मेंडल के 2 ही नियम लिखे हैं। तो कंफ्यूज मत हो, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको स्टैंडर्ड मानकर उसके अनुसार पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। गलत कोई नहीं है, पर हमारे पास उस चीज को जो एनसीईआरटी में लिखा है वही स्टैंडर्ड आंसर है बेटा, इसलिए उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है ना। हमें यहाँ पे किसी से प्रेम नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है, हमको तो नंबर चाहिए और नंबर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम जानते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? वो कहता है कि जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, क्लियर, ठीक है। फिर हम ये भी जानते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो कैरेक्टर सेग्रीगेट करेंगे, जो हाइब्रिड के जीन्स है वो सेग्रीगेट करेंगे, फैक्टर अलग अलग जाएंगे। एक गैमीट में केवल एक ही फैक्टर जा सकता है, एक जोड़े का एक ही फैक्टर जा सकता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? वो कहता है द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से स्वतंत्र होती है। मतलब रेड राउंड सीड कैरेक्टर येलो सीड के साथ हमेशा जुड़ा नहीं है, राउंड सीड येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होता। इतना हम जानते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द मेंडलिज्म, ठीक है। आज हम एक काम करते हैं, 1906 में, मेरी बात पूरी कहानी को ध्यान से भूल जाइए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, जस्ट फॉरगेट कि किस चीज का लेक्चर है, के जस्ट फोकस ऑन द स्टोरी के। 1906 में 1906 में 2 साइंटिस्ट थे, बैटसन एंड पुनेट, बैटसन एंड पुनेट, ठीक है। बैटसन और पुनेट ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किए स्वीट पी पर। किस पर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने? स्वीट पी, स्वीट पी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम है होता है लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस ओडोरेटस, ठीक है ना बेटा, ठीक। इन्होंने क्या किया? 1906 में बैटसन और पुनेट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए जो है बजाय गार्डन पी के इन्होंने स्वीट पी को सिलेक्ट किया। स्वीट पी जिसका साइंटिफिक नेम है लेथायरस ओडोरेटस, क्लियर, समझ में आया? चलो ठीक है, हम समझ गए। 1906 में बैटसन और पुनेट ने जो है क्या किया? स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटस को लिया इन्होंने और इसमें उन्होंने देखा, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने एक तो फ्लावर कलर, एक कैरेक्टर उन्होंने लिया फ्लावर कलर, ठीक है, एक कैरेक्टर उन्होंने लिया फ्लावर कलर और दूसरा कैरेक्टर उन्होंने लिया साइज ऑफ पोलन ग्रेन के शेप ऑफ पोलन ग्रेन, शेप ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। इन्होंने क्या देखा, समझिए, एक एक स्टेप को समझना तो समझ में आएगा बेटा हम क्या बोलना चाहता हूं मैं आपसे, ठीक है ना। फ्लावर कलर इन्होंने लिया, इन्होंने कहा कि स्वीट पी में जो है वो फ्लावर जो है ब्लू फ्लावर डोमिनेंट होते हैं ओवर व्हाइट फ्लावर के,
ठीक है ना, एंड ए ब्लू फ्लावर दे आर डोमिनेट ओवर दी वाइट रेड फ्लावर, नॉट वाइट, रेड फ्लावर के, ब्लू फ्लावर डोमिनेट ओवर दी रेड फ्लावर के। तो ब्लू के लिए इन्होंने कैपिटल बी जीन लिया, रेड के लिए इन्होंने स्मॉल बी जीन ले लिया, ठीक है, स्मॉल बी जीन ले लिया, ठीक है। फिर इन्होंने कहा जो पोलन ग्रेन का शेप होता है उसमें लॉन्ग पोलन ग्रेन, लंबे परागकण, कैपिटल एल जीन लिया, वो डोमिनेंट होते हैं किस पर, राउंड पोलन ग्रेन पर, स्मॉल एल कैरेक्टर लिया इन्होंने, ठीक है ना, ठीक, राउंड पोलन ग्रेन पर डोमिनेट होते हैं। तो 1906 में 1906 में बैटसन और पुनेट ने स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटस पर 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर की स्टडी की, ठीक है। पहला पेयर ऑफ कैरेक्टर था फ्लावर कलर, ब्लू एंड रेड, ठीक है ना, कैपिटल बी फॉर ब्लू, स्मॉल बी फॉर रेड, ठीक है, ब्लू फ्लावर रेड फ्लावर पर डोमिनेंट थे, क्लियर, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने पोलन ग्रेन के शेप की बात की, लॉन्ग पोलन ग्रेन कैपिटल एल जीन से डिनोट किया इसको हमने, लॉन्ग पोलन ग्रेन राउंड पोलन ग्रेन पर जो है वो डोमिनेंट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेरेंटल जनरेशन के लिए इन्होंने लिया कैपिटल बी, कैपिटल एल प्लांट को लिया इन्होंने, क्या होगा बेटा, ये होगा ब्लू फ्लावर्ड, ठीक है, लॉन्ग पोलन ग्रेन, ऐसे होगा ना बेटा, लॉन्ग पोलन ग्रेन, इसको लिया इन्होंने, इसको इन्होंने क्रॉस किया किससे, स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एल कैसा होगा बेटा, बताओ, बोलो ना यार, आप नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, बोलो कैसा होगा बेटा, रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन ग्रेन, है ना बेटा, ऐसा होगा ना, ठीक है। ये कौन सा जनरेशन हो गया बताओ, कौन सा जनरेशन हो गया, ये भूला नहीं करो, कौन सा बेटा, पेरेंटल जनरेशन, ये पी जनरेशन है, ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन, ठीक है, लिया इन्होंने, ठीक। अब आप जानते हो कि गैमिट क्या बनेगा, एक तरह का गैमिट बने, गैमिट बनाने में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ कि प्योर होमोजाइगस कंडीशन दिखाई पड़ रही है, एक तरह गैमिट बनेगा, क्या बनेगा, कैपिटल बी कैपिटल एल गैमिट बना, कैसा गैमिट बनेगा यहां पे, स्मॉल बी स्मॉल एल गैमिट बना, ठीक है। F1 जनरेशन कैसा होगा, F1 जनरेशन, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, बताओ F1 जनरेशन में सभी जो प्लांट होंगे वो किस तरह के होंगे, बताओ जरा, कैसे होंगे बेटा, कैसे होंगे, वेरी गुड, कैसे होंगे बेटा, ब्लू कैसे होंगे, ब्लू फ्लावर वाले और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले होंगे बेटा, ब्लू फ्लावर वाले और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले होंगे, क्लियर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो मतलब बिल्कुल वैसी बात है जैसे मेंडलिज्म की बात की थी हमने जैसे गार्डन पी में कहा था, राउंड सीड, राउंड एंड येलो सीड, क्या रिंकल एंड ग्रीन सीड, वैसे ही है, एग्जैक्टली वैसे ही है ना, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैंने कहा याद रखना, बैटसन एंड पुनेट 1906, प्लांट का नाम स्वीट पी लेथायरस ओडोरेटस, कैरेक्टर क्या थे, 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर थे, फ्लावर कलर एंड साइज शेप ऑफ पोलन ग्रेन, फ्लावर कलर एंड शेप ऑफ पोलन ग्रेन, फ्लावर कलर का था ब्लू एंड रेड, ब्लू डोमिनेंट था रेड पर, ठीक है ना। शेप ऑफ पोलन ग्रेन क्या था बेटा, लॉन्ग पोलन ग्रेन डोमिनेंट थे राउंड पर, ठीक है ना। क्या किया हमने, ब्लू फ्लावर्ड लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले प्योर होमोजाइगस को हमने क्रॉस कराया, रेड फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन वाले से क्रॉस कराया हमने। F1 में सभी हमको कैसे मिले, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले मिले। चलिए यहां तक बात समझ में, ठीक है। अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या ट्विस्ट है, देखते हैं हम, ठीक है। मतलब ये है कि F1 जैसे जो हमको F1 प्लांट मिला वो क्या मिला, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल मिला ना, ठीक है, मिला, ठीक है। पेरेंट क्या थे यहां पर पेरेंट थे कैपिटल बी कैपिटल एल पेरेंट थे, स्मॉल बी स्मॉल एल से क्रॉस किया तो F1 हमको ये मिला। क्यों पेरेंट लिखे मैं बाद में आपसे बात करूंगा इस बारे में, ठीक है ना। अभी हम समझ गए कि जब हमने कैपिटल बी कैपिटल एल को स्मॉल बी स्मॉल एल से क्रॉस कराया तो हमको F1 में सारे मिले, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल मिले, मतलब ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन, है ना बेटा, ब्लू लॉन्ग लिख दिया, ऐसे मिले हमको, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने F1 को कराया टेस्ट कॉस, इसको कराया टेस्ट कॉस, किससे करेंगे, रेसेसिव पेरेंट से, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, हम इसको रेसेसिव
प्लांट से कराएंगे क्रॉस, कराया हमने, ठीक है। F1 को हमने ये कौन सा क्रॉस है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के हमने कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल को हमने टेस्ट क्रॉस कराया, स्मॉल बी स्मॉल एल से टेस्ट क्रॉस कराया, ठीक है ना, ठीक। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है ना बेटा, कौन सा क्रॉस है ये, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है ना, ठीक है, समझ में बता रही है। अब मुझे बताओ कि क्या रेशियो आप एक्सपेक्ट करते हो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में, व्हाट रेशियो यू एक्सपेक्ट इन डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, बोलो ना क्या। अरे वाह, आपने कहा कि कायदे में रेशियो मिलना चाहिए हमको 1:1:1:1। क्यों ये रेशियो मिलना चाहिए, ये रेशियो हमको इसलिए मिलना चाहिए, मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये गैमेट बनाएगा एक तरह का स्मॉल बी एल, ठीक है, एक तरह का गैमेट बनेगा और एक का कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक्चुअल नंबर होगा वही आएगा, है ना, ठीक है। चलो यहां गैमेट कितने तरह का बनेगा, यहां गैमेट बनेगा 4 तरह का। कैसे 4 तरह का गैमेट बनेगा बताओ, क्योंकि 2 हेटेरोजाइगस पोजीशन है, एक ये 1 हेटेरोजाइगस पोजीशन, दूसरा ये, ठीक है, 2 टू द पावर n, n का मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन रखा हमने यहां पे, 4 तरह के गैमेट बनेंगे। और गैमेट बनाने के नियम हमको मालूम है कि 2 बी एक साथ 2 एल एक साथ नहीं जाएंगे, एक जोड़े के दोनों जीन एक साथ नहीं जाते हैं, एक जोड़े का कोई एक जीन जाएगा, दूसरे जोड़े का कोई भी एक जीन रैंडमली साथ पे जा सकता है। तो एक गैमेट बना कैपिटल बी कैपिटल एल, दूसरा गैमेट बना कैपिटल बी स्मॉल एल, तीसरा गैमेट बना स्मॉल बी कैपिटल एल, चौथा गैमेट बना स्मॉल बी स्मॉल एल। बनाना बेटा, ऐसा हुआ, ठीक है। इसीलिए चेकर बोर्ड में क्या होगा, 4 खाने होंगे, चेकर बोर्ड में 4 खाने होंगे और कायदे में हमको फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिलेगा, 1:1:1:1 मिलना चाहिए, ठीक है। वी एक्सपेक्ट दिस रेशियो, हमको ये रेशियो मिलना चाहिए, ठीक है। बैटसन और पुनेट को सबसे बड़ा आश्चर्य कब हुआ, सबसे बड़ा आश्चर्य उनको झटका लगा उनको जब उन्होंने जो है वो इस F1 को उन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया तो उनको 1:1:1:1 नहीं मिला, ठीक है। उनको ये रेशियो नहीं मिला, उनको क्या रेशियो मिला, उनको रेशियो मिला 7:1:1:7। अरे ये कौन सा रेशियो है, उनको ये रेशियो मिला, क्या मिला उनको मिला 7 मिले उनको ब्लू लॉन्ग, 7 उनको मिले ब्लू लॉन्ग, ठीक है। एक उनको मिला ब्लू राउंड, ठीक है, एक उनको मिला रेड लॉन्ग, एक 7 उनको मिले रेड राउंड, ठीक है। मतलब यह हुआ कि जब इन्होंने टेस्ट क्रॉस कराया तो इनको 1:1:1 की बजाय इनको क्या मिला बेटा, इनको 7:1:1:7 मिला। कैसे, 7 मिला ब्लू लॉन्ग, ये मिला 7 ब्लू लॉन्ग, 7 मिला इनको ब्लू राउंड, 1 मिला इनको ब्लू राउंड, 1 मिला इनको रेड लॉन्ग और 7 मिला रेड राउंड, ठीक है। इसका मतलब यह है, ध्यान से बात को सुनो, इसका मतलब यह है जब F1 वाले प्लांट ने गैमीट का फॉर्मेशन किया, जब F1 जनरेशन के प्लांट ने गैमीट का फॉर्मेशन किया तो उसने चारों गैमीट बराबर मात्रा में नहीं बनाए, उसने कुछ गैमीट 7 टाइम अधिक बनाए दूसरे गैमीट की तुलना में। कैसे, देखो क्या किया उसने, जो है कैपिटल बी कैपिटल एल गैमेट 7 टाइम बना, ये 1 टाइम बना, ये 1 टाइम बना, ये 7 टाइम बना। इसीलिए तो, क्योंकि ये तो एक ही तरह गैमेट है, ये तो एक ही है, एक का मल्टीप्लाई कहीं भी करोगे वही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि F1 जनरेशन में F1 प्लांट जो था उसने कुछ गैमेट अधिक संख्या में बनाए दूसरे गैमेट की तुलना में। अरे ये तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो नहीं है, ये कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग इज हियर, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो प्रोबेबिलिटी बराबर होती। जैसे हमने याद है कि हमने देखा था जब हम जो है राउंड सीडेड और राउंड येलो सीडेड प्लांट को हमने F1 के प्लांट को हमने टेस्ट क्रॉस कराया तो 1:1:1:1 मिला, क्योंकि जो गैमेट थे वो इक्वल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर रहे थे। एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर डिपेंडेंट नहीं थी। इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर कैरेक्टर। क्लियर, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये बोल रहा है कि ब्लू लॉन्ग 7 टाइम अधिक, ठीक है, रेड राउंड 7 टाइम अधिक, ठीक है ना। वो कह रहा है कि भैया देखो क्या बोल रहा है वो कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज कौन, ये
समझो बात को, ठीक है। वो कहता है कि हमारे पूर्वज थे कैपिटल बी कैपिटल एल, एल कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, और हमारे जो पेरेंट थे वो कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल पेरेंट है, ठीक है। तो वो कहता है कि यहां से आया था कैपिटल बी कैपिटल एल आया था, यहां से स्मॉल बी स्मॉल एल आया था, इसीलिए जब अगली पीढ़ी में F1 वाले ने गैमेट को बनाया तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो अधिक बने, वो अधिक बने। जबकि नया कॉम्बिनेशन क्या था, देखो ये आया था पेरेंट से, क्या इससे, ठीक है, यही लिखा था ना हमने, यही समझा था ना, तभी तो मैं बोल रहा था कि पेरेंट मैं बना रहा हूं तो बाद में बात करूंगा इस बारे में। आप समझ गए बात को, क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जो पेरेंट यानी F1 के पेरेंट्स में कि F1 जब बना, जब F1 फ्रेम हुआ तो उसको गैमेट क्या मिला, उसको कैपिटल बी कैपिटल एल गैमेट यहां से मिला, स्मॉल बी स्मॉल एल यहां से मिला, ठीक है। तो F1 बन गया। तो F1 ने जब अपने गैमेट बनाए तो उसने पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो माता पिता से मिला था उसको उसने अधिक मात्रा में बनाया उस गैमेट को उसने, और जो नए कॉम्बिनेशन थे, जो मिक्सिंग थी कॉम्बिनेशन की, कैरेक्टर्स जो थे, जो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर थे वो कम बनाया उसने। तो क्या हुआ कि कैपिटल बी कैपिटल एल आया था पेरेंट से तो 7 टाइम अधिक बना, कैपिटल बी स्मॉल एल पेरेंट से नहीं आया था तो 1 ही टाइम बना, उठ के स्मॉल बी कैपिटल एल पेरेंट से नहीं आया था तो 1 टाइम बना, स्मॉल बी स्मॉल एल पेरेंट से आया था मतलब ये 7 टाइम बना। इसका मतलब ये है कि ये फिनोमिना कम से कम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ब्लू कैरेक्टर की वंशागति, द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लू फ्लावर कैरेक्टर इज लिंक्ड विद द लॉन्ग पोलन ग्रेन, तभी तो 7 टाइम बन रहा है। इसी प्रकार कहते हैं कि रेड फ्लावर कैरेक्टर इज डिपेंडेंट इज लिंक्ड विद द राउंड पोलन ग्रेन, तो 7 टाइम अधिक बन रहा है, वो बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बैटसन और पुरेट ने जब इस पूरी घटना को देखा, अब समझो क्या क्या एनसीईआरटी में सीधा मॉर्गन से शुरू कर दिया उन्होंने, एनसीईआरटी में उन्होंने सीधा मॉर्गन से शुरू कर दिया, मॉर्गन बाद में आएंगे पिक्चर में, ठीक है। पहले बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए कि कहां से आया सब कुछ, ठीक है ना, इसलिए बेटा वो जो मिसिंग लिंक है उसको पूरा कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो बैटसन और पुरेट ने 1906 में जब लेथेरस ओडोरेटस स्वीट पेपर एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने जब F1 जब उन्होंने पेरेंट लिया कैपिटल बी कैपिटल एल, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन, रेड फ्लावर उसे क्रॉस कराया, रेड फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन वाले से क्रॉस कराया, तो F1 में उनको मिले प्लांट मिला जिस जो था कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल के स्मॉल एल, ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन वाला था, उसको टेस्ट कॉस्ट आया तो उनको 1:1:1:1:1 नहीं मिला, 7:1:1:1:7 मिला, मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन 7 टाइम अधिक मिल रहा है एज कंपेयर टू न्यू कॉम्बिनेशन। मतलब यह है कि ब्लू लॉन्ग से एसोसिएटेड है, रेड राउंड से एसोसिएटेड है, तभी तो उसका कॉम्बिनेशन अधिक मिल रहा है, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा, अब इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन तो था नहीं उस समय, लिंकेज की बात तो बाद में मॉर्गन ने की है, पर लिंकेज की भूमिका पहले ही बन चुकी थी, ठीक है। तो बैटसन ने बोला, बैटसन और पुरेट ने कहा कि देखो ऐसा लगता है मेरे को कि चूंकि पेरेंट जो थे वो कैपिटल बी कैपिटल एल थे, डोमिनेंट जीन वाले थे, ये स्मॉल बी स्मॉल एल रेसिसिव जीन वाले थे, तो वो कहते हैं कि असल में यहां पर कपलिंग की फिनोमिना है। इस फिनोमिना को उन्होंने बोला कपलिंग, क्या बोला इसको बेटा उन्होंने, कपलिंग कहा इसको इन्होंने कहा कि कपलिंग का मतलब है कि डोमिनेंट जीन के साथ रहना चाहता है, रेसेसिव जीन के साथ रहना चाहता है, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे को फेवर कर रहा है, तो इसको इन्होंने बोला कपलिंग, ठीक है। इसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया कपलिंग वर्ड, उन्होंने कहा कि कपलिंग वर्ड की डोमिनेंट के साथ रहना चाह रहा है, रेसिसिव के साथ रहना चाह रहा है, क्योंकि पेरेंट इसके इस प्रकार के थे, तो इस फिनोमिना को उन्होंने बोला कपलिंग, क्लियर, ठीक है। तो कपलिंग में रेशो क्या मिला, 7:1:1:7 मिला हमको, किसमें, कपलिंग में मिला, ये रेशो मिला हमको कपलिंग में, ठीक है ना। अब समझते हैं आगे। अब जब इस घटना को देखा बैटसन और पुरेट ने, उनका दिमाग जो है वो, मैं उनके दिमाग में एक बात आई, उनके मस्तिष्क में एक बात आई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ये, और ये कम से कम मेंडल ने जो कहा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में उससे कुछ अलग फिनोमिना है, तो एक काम करते हैं थोड़ा इसको और स्टडी करते हैं, ठीक है। इस बार उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो इस बार इन्होंने पेरेंट को थोड़ा चेंज किया, इन्होंने दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया ब्लू राउंड, ठीक है, यानी ब्लू फ्लावर पर राउंड पोलन ग्रेन, ठीक है ना, ठीक। क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ब्लू फ्लावर, ठीक है, ब्लू फ्लावर
राउंड पोलन ग्रेन वाला एक पेरेंट लिया उन्होंने, इसको क्रॉस किया उन्होंने किससे, रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन। उन्होंने कहा चलो पेरेंट चेंज करके देखते हैं हम कि स्मॉल बी कैपिटल एल, ठीक है। ये हो गई पेरेंटल जनरेशन, इसको बोल दिया हमने पेरेंटल जनरेशन, हमने कहा ये थी पेरेंटल जनरेशन, ठीक है ना, ठीक है, पी लिख दिया मैंने पेरेंटल जनरेशन, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, अब गैमीट बना कैपिटल बी स्मॉल एल गैमीट बना, ठीक है। यहां गैमीट बना स्मॉल बी कैपिटल एल गैमीट बना, ठीक है। F1 फ्रेम हुआ, F1 बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, F1 बना, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये F1 है, क्लियर, समझ में आ रहा है। ये क्या है, F1 जनरेशन के। अब क्या हुआ, F1 में सभी कैसे मिले, ऑल ब्लू डोमिनेंट है, ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन, सभी F1 जनरेशन के प्लांट मिले वो ब्लू फ्लावर वाले थे और लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले थे, क्लियर, ठीक है। अब इन्होंने इसको किया टेस्ट क्रॉस, इसको उन्होंने किया टेस्ट क्रॉस, वही पिछली बार जो किया वही किया उन्होंने, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, टेस्ट क्रॉस किया इसको उन्होंने स्मॉल बी स्मॉल एल। टेस्ट क्रॉस हमेशा प्योर रेसेसिव पेरेंट्स होता है, टेस्ट क्रॉस हमेशा प्योर रेसेसिव पेरेंट्स होता है, टेस्ट क्रॉस किया इसको उन्होंने, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहां पर गैमेट बनेगा एक, स्मॉल बी स्मॉल एल गैमेट एक बनेगा, यहां पर गैमेट बनेंगे 4, कैपिटल बी कैपिटल एल कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल, ऐसा बनेगा ना बेटा, ऐसी बनेगा ना, ठीक है। चलो अब इनको जो टेस्ट इस बार जो टेस्ट कॉस्ट का रेशियो मिला, वो रेशियो क्या मिला, इनको रेशियो मिला 1:7:1। अरे पिछली बार क्या मिला था, 7:1:1:7। अभी क्या मिला, 1:7:7:1, मतलब इनको मिला, एक मिला इनको ब्लू लॉन्ग, ठीक है, 7 मिले इनको ब्लू राउंड, ठीक है, 7 मिला इनको रेड लॉन्ग, ठीक है, 1 मिला इनको रेड राउंड, ठीक है। मतलब इन्होंने देखा कि इस बार जब पेरेंट का थोड़ा पेरेंट में थोड़ा चेंज किया, इस बार पेरेंट लिया इन्होंने ब्लू फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन, ध्यान से भाई सुनो, गैमिट क्या आया उससे, कैपिटल बी कैपिटल एल गैमिट आया, ठीक है। पेरेंट लिया इन्होंने रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन, गैमिट क्या आया, स्मॉल बी कैपिटल एल, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जैसा मैंने पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिया तो F1 ने जब गैमिट को बनाया, जैसे F1 के पेरेंट थे, F1 ने जब गैमिट को बनाया तो उसने वो गैमिट अधिक अमाउंट में बनाए जो पेरेंट से उसको मिले थे, कौन से, कैपिटल बी स्मॉल एल 7 टाइम बनाया, ठीक है, स्मॉल बी कैपिटल एल 7 टाइम बनाया, और जो नए कॉम्बिनेशन थे कैपिटल बी कैपिटल एल 1 गुना बना, स्मॉल बी स्मॉल एल 1 गुना बना। इसलिए जब टेस्ट कॉस्ट किया तो इस बार रेशियो क्या मिला, 1:7:7:1 मिला। इस फिनोमिना को बैटसन ने बोला, बैटसन पुनेट ने कहा रिपल्सन, उन्होंने कहा इस बार उल्टा हो रहा है, इसको इस बार उल्टा हो रहा है, इस बार डोमिनेंट जीन को रिपल कर रहा है। कैपिटल बी कहता है कि मुझे कैपिटल एल के साथ नहीं जाना, और स्मॉल बी कहता है कि मुझे स्मॉल एल के साथ नहीं जाना, क्योंकि मेरे पेरेंट जो थे वो क्या थे, कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी कैपिटल एल। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने कहा इस बार तो रिपल्सन हुआ। अब पूरी घटना को जोड़ते हैं, चलो कपलिंग और रिपल्सन को बैटसन और पुनेट ने बताया, और इस पूरी घटना को हम समझे तो एक बात समझ में हमको आ गई कि मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशन एक साथ रहने का प्रयास करते हैं। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही साथ रहना चाहते हैं, नए कॉम्बिनेशन जो है संख्या में कम बनते हैं, तभी तो हमको 7:1:1:7 मिला या 1:7:7:1 रेशियो मिला। कपलिंग और रिपल्शन की फिनोमिना हमको देखने मिली, ठीक है ना। तो बैटसन और पुनेट ने साफ साफ किया, उन्होंने कहा कि असल में होता यह है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है, पैतृक लक्षण जो है वो प्रोजनी में जो है वो साथ रहने की कोशिश करते हैं, गैमेट बनते हैं तो वो अधिक कॉम्बिनेशन में साथ रहने की कोशिश करते हैं, हालांकि एग्जैक्ट कारण वो बता नहीं पाए। फिर इसके बाद फिर हम कहते हैं कि इसके बाद फिर थॉमस हंट मॉर्गन,
टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर कई सारे प्रयोग किए, उन्होंने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पे भी काम किया उन्होंने, और उनको ड्रोसोफिला पे जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें मालूम चला कि असल में इसका कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि क्यों कैरेक्टर्स, यानी क्वेश्चन इस बात पर उठा कि व्हाई कैरेक्टर्स आर नॉट इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड। क्या ठीक, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब एक लक्षण का दूसरे लक्षण से स्वतंत्र इनहेरिट होना। तो वो कहते हैं कि क्यों कुछ जीन ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो स्वतंत्र अपवर्हन को शो नहीं कर पाते हैं। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने लिंकेज वर्ड का इस्तेमाल किया, कपलिंग और रिपल्शन वर्ड यूज किया था बैटसन और पुनेट ने, और लिंकेज वर्ड का इस्तेमाल किया थॉमस हंट मॉर्गन ने जब उन्होंने ड्रोसोफिला पर कई सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, अब मॉर्गन ने कहा कि असल में होता क्या है कि कई सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करते हैं, जो स्वतंत्र वंशागति को नहीं दर्शाते हैं। उसके पीछे एक बड़ा कारण है। कारण यह है कि हम जानते हैं कि उस समय तक आपको बताया 1902 में जो है वो सटन एंड बॉबेरी जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे चुके थे, और इससे हमको मालूम था कि जो क्रोमोसोम का व्यवहार होता है वही फैक्टर का, मेंडल के कारकों का व्यवहार ही वही होता है। मतलब क्रोमोसोम के ऊपर मेंडल के फैक्टर या जीन पाए जाते हैं। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये मैंने कहा ये जीन प्रेजेंट है, मान लो जीन ए है, जीन बी है, जीन सी है, जीन डी है। एक क्रोमोसोम पर कई सारे जीन पाए जा सकते हैं। जब मैंने आपको टर्मिनोलॉजी को समझाया था तब मैंने आपसे कहा था कि जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि जीन जो है वो डीएनए का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है, और जब डीएनए अपने आप को कंडेंस करता है तो क्रोमोसोम बनता है, और एक क्रोमोसोम में एक से अधिक जीन हो सकते हैं, और वो जीन जो होते हैं क्रोमोसोम पर जिस जगह पर पाए जाते हैं उस जगह को लोकस कहते हैं। जीन का अरेंजमेंट क्रोमोसोम पर लीनियर होता है, एक सीधी रेखा में होता है। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में मैंने कहा ये मैंने कह दिया, ये मैंने कहा ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, और ये जो दिख रहे हैं ये आपको क्या बेटा, ये है जीन्स। ये क्या ये है जीन्स। ठीक है ना, ठीक। तो आप समझ लीजिए कि एक क्रोमोसोम जो है इट्स लाइक ए व्हीकल। एक क्रोमोसोम जो होता है वो एक वाहन के समान है, एक व्हीकल के समान है। ठीक है ना, जहां जहां वो व्हीकल जाएगा तो उसमें बैठी सारी सवारियां वहीं जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आप फ्लाइट में बैठते हैं, मान लीजिए आप लखनऊ से जो है वो मुंबई की फ्लाइट में आप आते हैं लखनऊ से, तो आपके एरोप्लेन में इट्स लाइक मैंने आपसे कहा कि आप फ्लाइट में बैठे हुए हैं, तो आपके प्लेन में जो है वो आप मान लीजिए मैंने कहा कि ये आप ऐसे सारी की सारी सवारियां जितने भी लोग हैं फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं वो सब जो है वो सीट पर अपनी बैठे हुए हैं। ठीक है ना, ठीक। फ्लाइट है लखनऊ से लेकर मुंबई तक की। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये, जब फ्लाइट लखनऊ से मुंबई की ओर जा रही है तो इसका मतलब उस फ्लाइट में प्रेजेंट जितने भी लोग होंगे, जितने भी पैसेंजर होंगे वो सब मुंबई ही पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि दो लोग उसमें से जो है वो कलकत्ता पहुंच गए, दो लोग उसमें से जो है वो चेन्नई पहुंच गए, दो लोग उसमें से इंदौर उतर गए। ऐसा थोड़ी ना होता है, क्योंकि वो तो व्हीकल है, वो तो एक व्हीकल है, व्हीकल पे जितने लोग बैठे हैं वो वहीं जाए, जहां तक व्हीकल पहुंच रहा है वहां तक पहुंचेंगे आप। ठीक है ना, वहीं पहुंचेंगे, डेस्टिनेशन एक ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जो जीन है, एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जो जीन है वो उन सवारियों के समान है, उन पैसेंजर के समान है जो फ्लाइट ट्रेवल कर रहे हैं या जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, जो एक साथ बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब जिस दिशा में ट्रेन जाएगी उस दिशा में वो सब जाएंगे। यदि ईस्ट जा रहे हैं सब ईस्ट जाएंगे, वेस्ट नहीं सकते क्या। तो इसका मतलब यह है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के साथ में मूव कर रहे हैं। तो इस तरह का मतलब यह है कि ये क्रोमोसोम जहां पर भी जाएगा, ये क्रोमोसोम यहां पर भी जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के मैंने आपसे कहा ये क्रोमोसोम जहां पर भी जाएगा, जिस भी गैमेट के अंदर जाएगा तो ये चारों जीन उसके साथ ही जाएंगे, है ना बेटा। ठीक है, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसी का एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि ऐसा क्रोमोसोम जो समान स्थान पर समान प्रकार के जीन रखता हो, सेम बायोकेमिकल प्रोडक्शन के जीन रखता हो। ठीक है, एक सेट होमोलोगस क्रोमोसोम का एक सेट मास, एक क्रोमोसोम मां से आता है, एक पिता से आता है। तो मैंने कहा इसके पास जीन स्मॉल ए, इसके पास जीन है स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। ठीक है, अब इसका मतलब यह कि ऐसे जीन जो एक क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे वो उन सवारियों के समान होंगे जो एक बाइक पर बैठे हुए तीन लोग हैं, जहां बाइक जा रही तीनों वहीं जा रहे हैं, है ना बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि ये क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा तो चारों जीन एक साथ जाएंगे, ये दूसरे गैमेट में जाएगा तो चारों जीन एक साथ जाएंगे, है ना। ठीक है, अब
इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लिंकेज। क्या बोलते हैं? लिंकेज। तो लिंकेज का मतलब क्या था? लिंक, देखो लिंक का मतलब क्या है? जुड़े होना। मेरी बात ध्यान से, कठिन कुछ नहीं, सब सरल के। लिंक का मतलब क्या होता है बेटा? जुड़े होना के। तो लिंकेज का मतलब क्या है बेटा? लिंकेज का मतलब यह है कि जीन जो क्रोमोसोम पर सवार हैं, वो क्रोमोसोम पर सवार होने के कारण जहां जहां क्रोमोसोम मूव करेगा वहां वहां उस गैमेट में पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं हम लिंकेज। क्या बोलते हैं? इसको लिंकेज बोलते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच को, कैपिटल ए को कैपिटल बी के साथ नहीं जाना चाहिए, उसको स्मॉल बी के साथ भी जाना चाहिए। अरे आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है? ये इस पर प्रेजेंट है, ये इस पर प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है रिकॉम्बिनेशन कैसे पॉसिबल है? एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, क्रॉसिंग ओवर। यहां से काटो इसको, यहां से काटो इसको, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो मियोसिस की प्रोफेस फर्स्ट में पैकाइटिन अवस्था में होता है। कब होता है? पैकाइटिन से। जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तब देखेंगे कि मियोसिस की प्रोफेस फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था में क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम अपने क्रोमोसोम के खंडों का आमने सामने वाले क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो लिंकेज को ब्रेक करने का केवल एक तरीका है। लिंकेज को ब्रेक करने का तरीका है कि सवारियां चेंज कर दो। इसको बोलो तू यहां जा, तू यहां जा, ठीक है, तो ही पॉसिबल है। ठीक है, मतलब क्रॉसिंग ओवर इज द थिंग दैट कैन ब्रेक द लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर वो चीज है जो लिंकेज को ब्रेक कर सकती है, जो रिकॉम्बिनेशन को बना सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कपलिंग, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, रिकॉल कर, जो कपलिंग देखा था, कपलिंग की फिनोमिना में क्या देखा था हमने देखा था कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल एल क्रॉस किया, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल से क्रॉस किया, एफ वन था, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल एफ वन था। इमेजिन करते हैं कि कपलिंग में क्या हुआ होगा। कपलिंग में एक क्रोमोसोम था, उसके पास कैपिटल बी था, कैपिटल एल था। दूसरा क्रोमोसोम, इसका जो क्रोमोसोम था उसमें स्मॉल बी स्मॉल एल था। मतलब यहां पर एक ही क्रोमोसोम पर कैपिटल बी और कैपिटल एल प्रेजेंट थे, दूसरे क्रोमोसोम पर स्मॉल बी स्मॉल एल प्रेजेंट था। तो जो F1 था उसके पास क्या था? क्रोमोसोम का एक जोड़ा था, कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल। ठीक है, जब इसने अपना म्यूसिस किया तो क्या हुआ कि म्यूसिस के बाद जो है वो हम जब इसने गैमेट का फॉर्मेशन किया, तो गैमेट का फॉर्मेशन करने पे क्या हुआ कि एक कैपिटल बी कैपिटल एल गैमेट बना, एक कैपिटल बी स्मॉल एल गैमेट बना, स्मॉल बी कैपिटल एल बना, स्मॉल बी स्मॉल एल बना। तो उसने क्या किया, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, जो एक ही क्रोमोसोम पे सवार होकर सवारी आई थी, वो कितनी कैपिटल बी कैपिटल एल थे, तो ये सबसे अधिक बना, स्मॉल बी स्मॉल एल सबसे अधिक बना। अब कुछ सवारियों को क्रॉसिंग ओवर में म्यूसिस के दौरान बदल लिया गया, यहां बदला गया आपस में, तो स्मॉल बी कैपिटल एल कैपिटल बी स्मॉल एल बना, स्मॉल बी कैपिटल एल बना। तो ये थे रिकॉम्बिनेशन जो क्रॉसिंग ओवर से बने थे। इसीलिए ये 1 टाइम मिले थे और ये 7 टाइम मिला था। ठीक है, कायदे में इसको 100% मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया, कारण ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, इसलिए जो है नए कॉम्बिनेशन बने। तो नए कॉम्बिनेशन क्यों बनते हैं? क्रॉसिंग ओवर के कारण बनते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कंक्लूजन निकालते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को का एक्सेप्शन है लिंकेज, और लिंकेज को ब्रेक करने वाला कौन है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को क्या बोल रहा हूं? यानी एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर डिपेंडेंट क्यों था? क्योंकि लिंकेज हो रहा था। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? वो कहता है कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है। तो लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अगेंस्ट काम करता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सबसे बड़ा एक्सेप्शन क्या है? लिंकेज, फिनोमिना ऑफ लिंकेज। ठीक है ना। अब लिंकेज को ब्रेक करने वाला कौन है? वो है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले ऐसे जीन जो एक क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं उनको हम सिंटैनिक जीन बोलते हैं। क्या होता है उनके लिए? सिंटैनिक जीन वर्ड यूज करते हैं। तो सिंटैनिक जीन का मतलब क्या होता है बेटा? सिंटैनिक जीन का मतलब होता है ऐसे जीन जो एक क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। तो वो जीन जो एक क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं उनको हम सिंटैनिक जीन कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं लिंकेज पैरामीटर्स की बात करते हैं। चलो, हमने कहा इमेजिन किया, अब हम समझ गए कि ये सारा खेल बॉस इस बात का है कि एक मेंडल। अब आप बोलोगे सर मेंडल को लिंकेज क्यों नहीं मिला? मतलब मेंडल कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सोच लिए? मेंडल ने जो कैरेक्टर्स बैठा लिए, नंबर 1 पहली बात, मेंडल ने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए वो कैरेक्टर जो है थे वो लिंक्ड कैरेक्टर नहीं, उन्होंने आप जो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया वो लिंकेज को शो करने वाला कॉम्बिनेशन नहीं था। ठीक है,
अब आप बोलोगे क्या मेंडल के 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, 7 जोड़ी लक्षण जो थे, 7 कैरेक्टर्स थे, वो क्या 7 अलग अलग क्रोमोसोम पर थे? नहीं, वो 4 क्रोमोसोम पर थे। हम आगे बात करेंगे कि मेंडल के जो 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर हैं उसमें लिंकेज कहां था और क्यों मेंडल को लिंकेज नहीं मिला, ये बात आगे करेंगे। पहले हम लिंकेज के बेसिक फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने कहा बेसिक फंडामेंटल ये कहता है कि एक क्रोमोसोम पर कई सारे जीन पाए जाते हैं जो लीनियर सीक्वेंस में होते हैं, जो एक रैखिक क्रम में होते हैं। क्रोमोसोम इज द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, क्रोमोसोम वंशागति के वाहन होते हैं। क्रोमोसोम कई सारे जीन को धारण करते हैं, जहां जहां क्रोमोसोम मूव करेंगे वहां वहां सारे जीन मूव करेंगे। इसका मतलब एक क्रोमोसोम जो है वो एक लिंकेज समूह को बनाता है, एक क्रोमोसोम एक लिंकेज ग्रुप का निर्माण करता है। 1 क्रोमोसोम डिनोट्स 1 लिंकेज ग्रुप, ठीक है ना, और क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, लिंकेज की मजबूती इस बात पर डिपेंड करती है ना। हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज की बात करें, हमके स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज की बात करें तो लिंकेज की मजबूती इस बात पर डिपेंड करती है कि जीन के बीच की दूरी कितनी है। कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ठीक है। मतलब दो जीन, कोई भी 2 जीन के बीच में कितना लिंकेज होगा, कोई भी 2 जीन का कॉम्बिनेशन जो स्टडी किया गया उसके बीच में कितना लिंकेज होगा, वो डिपेंड करता है उनके बीच की दूरी के, और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। बात समझ में आ रही है? चलो एक काम करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या मैं कहना चाहता हूं आपसे। मैं कहना चाहता हूं बेटा, मेरी बात ध्यान सुनो, कि ये 5 जीन ABCDE सब आपस में लिंक्ड है ना। ये तो आप मानते हो ना कि एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो ये लिंक्ड जीन है ना, ठीक है। अब बताओ इन 5 जीन में से सबसे अधिक, यदि मैं ए को एक मैं ए से काउंटिंग शुरू करता हूं, मैं एक जीन ए से मैं बात शुरू करता हूं, तो जीन ए की दूरी सबसे अधिक किस जीन से है? जीन ए की दूरी सबसे अधिक किस जीन से है? जीन ई से। सबसे अधिक दूर पर जीन ई है। सबसे निकट किसके है? वो जीन बी के सबसे निकट है वो, एंड ये इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन। और ये ए से गिनना शुरू करूं तो ये सबसे बड़ा डिस्टेंस हो गया आपस में, ठीक है ना, ठीक। अब 2 जीन, कोई भी 2 जीन, फॉर एग्जांपल मैं ए और बी की बात करूं और ए और ई की बात करूं, तो इसमें से मैं पहले देखता हूं कि ए और बी के बीच लिंकेज का स्ट्रेंथ कितना है और ए और ई के बीच कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है। जो स्ट्रेंथ है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि 2 जीन के बीच दूरी कितनी है। जितनी अधिक दूरी होगी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, जितनी कम दूरी होगी उतनी स्ट्रेंथ अधिक होगी। कैसे? देखो, मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर होता है। अब समझने वाली बात है, क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर होने पर के क्रोमोसोम को हम यहां से काट लेते हैं, यहां से काट सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी यहां से काटा हमने, एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्रोमोसोम को हमने यहां से काट लिया, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्रोमोसोम को हमने यहां से काट लिया, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी क्रोमोसोम को हमने यहां से काट लिया। इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। देयर आर पॉसिबिलिटी नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ कि यदि मुझे जीन ए और ई को अलग अलग करना है, यदि मुझे जीन ए और ई को अलग अलग करना है तो मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी उन्हें अलग अलग करने की। कहां, कैसे? यहां काटूंगा तो भी अलग, यहां काटूंगा तो भी अलग, यहां काटूंगा तो भी अलग हो जाएंगे, यहां काटूंगा तो भी अलग हो जाएंगे। मतलब जीन ए और ई को अलग अलग करने के लिए क्रॉसिंग ओवर आप किसी भी प्लेन पर कर दें, आप वो दोनों तो अलग हो ही जाएंगे क्योंकि वो टर्मिनल एंड पर है। आ रही बात में क्या बोल रहा हूं बेटा मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि जीन ए और ई को अलग अलग करना है तो इसको आप कहीं से भी काटोगे क्रोमोसोम को तो जीन ए और ई तो अलग अलग हो जाएंगे, कहीं से भी एक्सचेंज करोगे जीन ए और ई अलग अलग हो जाएंगे। मतलब इनके बीच की दूरी अधिक इसलिए ऐसा है। लेकिन मैं आपसे जब बोलता हूं कि मुझे जीन ए और बी को अलग अलग करना है, जीन ए और बी को अलग अलग करना है, तो मेरे पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहां मैं कट लगाऊंगा तो ही जीन ए, जब मैं यहां कट लगाऊंगा तो ही ये अलग अलग हो पाएंगे। अदरवाइज मैं कहीं भी कट लगा रहा हूं तो ए और बी तो साथ ही रहेंगे। मतलब कोई 2 जीन जितना पास में होंगे, मेरी बात ध्यान, कोई 2 जीन जितना पास में होंगे उनके बीच लिंकेज उतना स्ट्रांग होगा, और कोई 2 जीन एक ही क्रोमोसोम पर, कोई 2 जीन जितना दूरी पर होंगे उनके बीच लिंकेज उतना कम हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर से उनके अलग अलग
होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो ये है कि हुआ कि परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर का पता लगाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि लिंकेज कितना स्ट्रांग है। जितना कम क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज होगा उतना अधिक लिंकेज स्ट्रांग होगा, है ना बेटा। ठीक है, तो चलिए, इसका मतलब जीन के बीच की दूरी, क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज जीन के बीच की दूरी के समानुपाती है, उसके प्रोपोर्शनल है। और मैंने आपसे कहा कि क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज लिंकेज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज अधिक होगा, लिंकेज उतना कमजोर होगा, और जितना लिंकेज स्ट्रांग होगा, क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज उतना कम होगा, है ना। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अब हमको एक बात समझ में आई कि ये लिंकेज का पैरामीटर क्या है। फिर बात करते हैं लिंकेज ग्रुप की। याद रखना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट जो क्रोमोसोम है वो एक लिंकेज समूह को बनाते हैं। और हम अपने अंदर लिंकेज ग्रुप की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम है, लेकिन लिंकेज ग्रुप हम 23 बोलते हैं। क्यों 23 लिंकेज ग्रुप बोलते हैं हम? तो कारण उसके पीछे ये है बेटा कि हमारे पास जो गैमीट होते हैं, गैमीट में याद रखना लिंकेज कब देखोगे आप? जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तब देखोगे, है ना बेटा। लिंकेज कब देखोगे? कब मिलती लिंकेज? कब स्टडी करते हैं लिंकेज को? गैमीट फॉर्मेशन के दौरान कैरेक्टर साथ गए कि नहीं गए। और गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, इसीलिए नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन एनी ऑर्गेनिज्म इज नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ठीक है, किसी भी जीव में लिंकेज समूह का संख्या उतनी होती है जितनी उसकी हैप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या होती है, क्योंकि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की स्टडी हम केवल गैमीट फॉर्मेशन के दौरान करते हैं। इसलिए गैमीट ही वो पैरामीटर है जिससे हम डिसाइड करते हैं लिंकेज समूह कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ठीक है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर क्रोमोसोम का एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, 23 क्रोमोसोम होते हैं हैप्लॉइड सेट में, तो इसका मतलब हमारे पास कितने लिंकेज ग्रुप हो गए? 23 हो गए। ठीक है ना। ठीक, गार्डन की मैं बात करें, बगीचा मटर में 14 क्रोमोसोम 14 क्रोमोसोम होते हैं, तो 7 लिंकेज ग्रुप हो गए उसमें। ठीक है, 2 and 14 है तो 7 लिंकेज ग्रुप हो गए। ठीक है ना। ठीक, मक्का में मेज में आते हैं, मेज के अंदर 20 क्रोमोसोम 2n = 20 होता है, मतलब n = 10 होता है, तो मेज के अंदर लिंकेज ग्रुप 10 हो गए। ठीक है, अब आते हैं प्रोकैरियोटिक में, बैक्टीरिया में केवल एक सर्कुलर डीएनए होता है, इसलिए बैक्टीरिया में लिंकेज ग्रुप हमेशा एक होता है। बैक्टीरिया में हमेशा लिंकेज ग्रुप एक होता है क्योंकि उसमें केवल एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जिस पर सारे जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हमको ये समझ में बात आई कि लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है ना, लिंकेज ग्रुप मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बराबर होते हैं। ठीक है, अब लिंकेज की वैल्यू जब भी निकालेंगे बेटा परसेंटेज पे निकालेंगे हम। क्या, तो लिंकेज की वैल्यू को हम परसेंटेज में शो करते हैं। ठीक है ना। तो फिर मैंने आपसे कहा जितना लिंकेज परसेंटेज अधिक होगा मतलब जीन उतने अधिक प्रबलता से जुड़े हुए हैं, उतना अधिक स्ट्रॉन्ग जीन के बीच का बॉन्डिंग है। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं काइंड ऑफ लिंकेज की बात करते हैं, तो लिंकेज दो तरह का होता है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब है कि कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन 2 जनरेशन या 2 से अधिक जनरेशन, जब एक कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, कोई भी 2 कैरेक्टर जो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो 2 जनरेशन या मोर देन 2 जनरेशन एक साथ रहते हैं तो कंप्लीट लिंकेज बोलते हैं। और ये रेयर है, ये बहुत रेयर देखने मिलता है। जबकि इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब है कि एक जनरेशन या 2 जनरेशन में जो है वो नए रिकॉम्बिनेशन उसके बन जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में लिंकेज में क्या देखा, क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। ठीक है, तो उम्मीद है आज के लेक्चर से आपको यह समझ में आया होगा कि कपलिंग और रिपल्शन क्या था, लिंकेज के मायने क्या थे, लिंकेज का मतलब क्या है, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्या कनेक्शन है इसका, और क्रॉसिंग ओवर कैसे लिंकेज को ब्रेक करता है। ठीक है, तो बेटा ये लिंकेज वाला हिस्सा कई लोगों को बड़ा कठिन लगता है, तो पर इतना कठिन है नहीं है। लेक्चर को ध्यान से सुनिए, सब कुछ आपसे बनेगा। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूं आप जेनेटिक्स में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक बेटा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।